हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट के अगले एग्जाम में, जो कि 14 दिसंबर को है, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से सीटेट की संपूर्ण तैयारी होती है। यहाँ पे जो है आपको थ्योरी वीडियोस भी मिलेंगे। आप थ्योरी वीडियोस भी लिखिए, नोट्स बनाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाइए। पेपर्स लगाने से आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और ये आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। कल मैंने सीडीपी का प्रीवियस जो 7 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसका अपलोड किया था वीडियो, और आपको ये जान करके समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जाम में सीडीपी में पूछे जाते हैं। आज हम हिंदी पेडागोजी को देखते हैं और कल जो है हिंदी पेडागोजी का पेपर जो कि 7 जुलाई को हुआ था 2024 को, उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि एक एक क्वेश्चंस आप सही से तैयार कर सके। अगर आपका जो है शुरुआत से ही हमारा टारगेट रहेगा कि आपके लिए कि 120 प्लस आप जो है मार्क्स जो है सीटेट के एग्जाम में लेकर के आएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिले, उसका जो है कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोजी के लिए ही नहीं, सीडीपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीडीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि जो है बहुबुद्धि भाषा से संबंधित है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है, ये किसने दिया था, ये हमें पता होना चाहिए। बहुबुद्धि सिद्धांत को हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, और मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने डिफाइन किया था कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं हो सकती, ये कई प्रकार की हो सकती है। मतलब एक बुद्धि जो है अब वो कई प्रकार की हो सकती है, तो उन्होंने करीब करीब जो है 9 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों की जो है बुद्धि जो है सामान्य बुद्धि के साथ साथ जो है मैथमेटिकल बुद्धि भी होती है, वो मैथ्स की गणनाओं में अच्छे होते हैं। कुछ लोगों की म्यूजिक में बुद्धि अच्छी होती है, वो म्यूजिक अच्छे होते हैं। कुछ लोगों की भाषाई बुद्धि अच्छी होती है, जैसे जो कुछ लोगों की भाषाई बुद्धि का क्या होता है, भाषाई बुद्धि का मतलब होता है कि ऐसी बुद्धि जिसमें जो है जो लेखक होते हैं उनके अंदर भाषाई जो है ज्ञान होती, क्षमता होती। लेखक हो गए, कविता जो लिखते हैं, है ना, जो रचनाएं करते हैं, जो शेरो शायरी करते हैं, इस तरीके के। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो है भाषाई मौखिक बुद्धि का, तो आंसर होगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो विद्यालय में, एक स्कूल में अगर आप क्लासरूम में भाषा लैंग्वेज जो है टीचिंग कर रहे हैं, लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सा कार्यक्रम शुरू करते समय जो है महत्वपूर्ण रखेंगे। तो देखिए लैंग्वेज सिखाते हुए आप सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, या फिर बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, और बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या फिर बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना होता है। क्योंकि एक विद्यालय में जो भाषा होती है वो बहुभाषी बच्चे होते हैं। एक विद्यालय में आप किसी बच्चे की मातृभाषा इंग्लिश है, किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, किसी बच्चे की मातृभाषा पंजाबी है, तो किसी बच्चे की मातृभाषा कोई और लैंग्वेज में वो सीखता है, और मातृभाषा सबकी अलग अलग है ना। तो ऐसे में जो है हमें ये देखना है कि किस बच्चे को किस तरीके की भाषा है। तो सहज भाषाई क्षमता को हमें पहचानना है कि वो किस भाषा में बात करता है ना। तो इस चीज़ में हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, ठीक है। अब भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो भाषा का प्रयोग जो है इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से जो होता है वो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक मौके प्रदान होते हैं। भाषा शिक्षण का स्थान जो होता है वो पूरे पाठ्यक्रम में होता है, पूरा पाठ्यक्रम उसी पे डिपेंड होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। भाषा शिक्षण का मतलब होता है, अच्छा भाषा शिक्षण में क्या होता है, तो भाषा शिक्षण में कोई किताब पढ़ना नहीं होता, उसके साथ साथ बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सभी होते हैं। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, एग्जाम में फैक्ट्स के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। पेडागोजी में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है उचित नहीं है। यहाँ पे बता रहा है उचित नहीं है। तो यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है भाषा अर्जन
और भाषा अधिगम, ये दो वर्ड आपको याद रखना है, याद रखिएगा, इसके बिना क्वेश्चन आएगा नहीं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा अर्जन क्या होता है, तो यहाँ पे पहले उचित नहीं है, देख लेते हैं। तो सभी बच्चों की भाषा अर्जन जो है कि स्वाभाविक क्षमता होती है, या सभी बच्चों में जो है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, या भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध जो है भाषिक परिवेश होना चाहिए, या बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है उचित नहीं है, तो भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। तो अब देखिए भाषा अर्जन जो है क्या होता है, इस चीज़ को जान लेते हैं। तो भाषा अर्जन जो वो होता है कि जो अपने वातावरण में रह करके, वातावरण में अंतःक्रिया करके, एक दूसरे से सामाजिक रूप से अंतःक्रिया से जो सीखता है उसी को कैसे भाषा अर्जन, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे हमने सुनकर बोलना सीखना, ये भाषा ग्रहण करना, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और उस कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी भाषा सीखते हैं। तो जो हमारा बचपन होता है, जो बचपन होता है कम उम्र में, तो हम जो है सामाजिक रूप से, हम स्कूल तो जाते नहीं हैं, तो हम अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, आसपास के लोगों से बात करते हैं, तो उसी से हम भाषा अपनी अर्जित करते हैं। तो ये होता है, तो ये एक स्वाभाविक क्षमता होती है, बच्चे सभी, तो जो है हम सभी जानते हैं कि चोम्स्की ने कहा है कि बच्चों के अंदर जो है भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। तो इसी को कहा गया सभी बच्चों में भाषा अर्जन की जो है स्वाभाविक क्षमता होती है। तीसरा पॉइंट है भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश चाहिए। तो यह बात सही है कि भाषा अर्जन को अगर सही बनाना है, अच्छा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भाषा अर्जन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा हो, तो ऐसा माहौल हमें देना पड़ेगा, आसपास के ऐसे लोग जो हों जो उससे कम्युनिकेट करें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका इंग्लिश बोले, तो आपको ऐसा माहौल देना पड़ेगा, आसपास के लोग उससे इंग्लिश में बात करें, आप भी बच्चे से इंग्लिश में बात करें, तभी जो है बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा हो सकता है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो ये बात सही है कि भाषा अर्जन के लिए आसपास का वातावरण जिम्मेदार होता है। आसपास का वातावरण मतलब माता पिता, दोस्त यार, आसपास के पास पड़ोस के लोग, उसके सगे संबंधी लोग जो उससे कम्युनिकेट करते हैं, तो भाषा जैसा वो लोग कम्युनिकेट करेंगे वैसे ही उसकी भाषा अर्जन होगी। यहाँ तो भाषा अर्जन को डिफाइन किया। भाषा अधिगम का क्या मतलब होता है? भाषा अधिगम का मतलब होता है क्या जानना है। तो हम भाषा अधिगम जो है नियमों से सीखते हैं, हम जो है अर्जन से लक्ष्य भाषा की ओर जाते हैं। तो देखिए भाषा जो अधिगम होती है वो एक टारगेट भाषा होती है। मान लीजिए कि भाषा अर्जन आपने किया है हिंदी और आपका अधिगम है आपको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको सारी चीज़ें नियमों के प्रक्रियाओं के तहत चलना पड़ेगा। तो ये होता है, ये एक लक्ष्य भाषा की होता है। अर्जन टू जो है लक्ष्य भाषा, मतलब अर्जन टू अधिगम की ओर जाना, ये होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो आप लोगों को एक पेपर की तरह ही करा सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ करके आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको कुछ भी बचे नहीं। अगर आप में से कुछ जो भी बच्चे सुनते हैं, जो भी बच्चे पेपर को अच्छे तरीके से सीरियस लेते हैं इस चीज़ को, तो उनको एक नोट्स बनाने का प्रॉपर मौका मिल जाएगा कि वो किस तरीके से नोट्स बनाएं और किस तरीके से जो है एग्ज़ाम में जो है किस तरीके से जो है तैयारी करें, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएं। तो देखिए ये नोट्स आपको लिखना है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम अगर आपने लिख लिया, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं एक एक लाइन में भी, तो जीवन में कभी भी जब भी क्वेश्चन आएगा अर्जन से संबंध में यही पॉइंट्स ही बताएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाषा अर्जन क्या है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। तो शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है या कक्षा की भाषा की कक्षा में ही संभव है, या सहज व स्वाभाविक होता है, या प्रयास पूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे चौथे का जो आंसर है भाषा अर्जन जो है, मैंने आपसे कहा था कि सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कक्षा में संभव नहीं होता, ये आसपास के वातावरण में ही होता है। प्रयास पूर्ण होता है, ये स्वतः ही हो जाता है। सहज और स्वाभाविक होता है, जैसे आप बच्चे से बात करते जाइए, वो धीरे धीरे अपना भाषा जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है बदलता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग रहता करता जाएगा। तो ये प्रयासपूर्ण नहीं होता। ठीक है, बिना प्रयास के हो जाता है, बच्चे अपने आप बोलने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। तो ये एक सहज और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रयासपूर्ण जो होता है वो अधिगम है। ध्यान रखिएगा, अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण है। यहाँ पे कक्षा में संभव है वो है अधिगम। अधिगम जो है कक्षा का मतलब है कि किसी माध्यम के द्वारा ही संभव है। तो अधिगम जो है वो कक्षा में संभव हो सकता है या किताबों के माध्यम से सकता, टीचर के उपस्थिति की मांग करता है। ये अधिगम जो होता है वो टीचर की उपस्थिति की मांग करता है, क्योंकि सीखने के लिए एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर में केवल आदमी ही नहीं होता, किताबें भी है, एक शिक्षक का रूप होती हैं, तो किताबों से भी सीख सकता है। तो अधिगम होता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा या सीखा जैसी भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं किस चीज़ को?
तो देखिए नियमों का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, या फिर नियमों का अति सामान्यीकरण। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो आंसर लॉक करते हैं वह ऑप्शन ई, लेकिन वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही नहीं है। नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, यहाँ पे नियमों का अति सामान्यीकरण का हुआ है। ध्यान रखिएगा, अति सामान्यीकरण होता है। तो अति सामान्यीकरण का प्रयोग कब करते हैं बच्चे? तो अति सामान्य का प्रयोग जब बच्चे करते हैं वो भाषा अधिग्रहण के समय करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके के बच्चे तभी करते हैं जब उनको नियमों की जानकारी नहीं होती है। यहाँ पर नियमों के उल्लंघन नहीं है, नियमों की जानकारी नहीं होती, अति सामान्यीकरण है। याद रखिएगा, नियमों की जानकारी नहीं होती, ऐसे समय में जो है बच्चे अधिग्रहण के समय होते हैं। कम उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे 1, 2, 3 साल के जो बच्चे होते हैं इन आमतौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। तो यहां पे जो छठवें का आंसर है वो है पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत जो है व्याख्या करना। तो देखिए भाषा शिक्षण में व्याख्या का कोई रोल नहीं है, ये पहले चीज है। पठन कौशल पे अधिक जोर देना, किसी एक सब्जेक्ट पे अधिक जोर देना, पठन कौशल पे जोर देना और लेखन कौशल पे ध्यान नहीं देना, या सुनने वाले कौशल पे ध्यान नहीं देना, तो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पे। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, मतलब डिक्शनरी का प्रयोग करना या गाइड का प्रयोग करना, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है समाचार पत्र और पत्रिका या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई जो बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस एक शब्द का ज्ञान होता तो ये आंसर लगा लेंगे आपको। अगर साध्य और साधन जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे साध्य लिखा है और साधन, इसका मतलब अगर आपको पता है तो आपने ये क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो उच्च कक्षाओं में जो होता है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल जो है साधन है, यह आंसर बताया गया है। या फिर जो है केवल जो है छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, या फिर भाषा कौशल साध्य है और साधन है यहाँ पे साहित्य। तो यहाँ पे जो आंसर है उच्च कक्षाओं में जो है आंसर सी है यहाँ पे। तो देखिए उच्च कक्षाओं में जो साहित्य होता है, साहित्य का काम होता है, साहित्य से क्या होता है, भाषा कौशल बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, साहित्य से ही, साहित्य का मतलब कोई भी किताब मान लीजिए, लिटरेचर की कोई किताब मान लीजिए, तो किताब से ही एक व्यक्ति के जो है भाषा कौशल का जो है बढ़ावा मिलता है, उसको पढ़ने की समझ को बढ़ता है। पर तो साध्य जो होता है, साधन जिसे पहले कहेंगे, तो साधन होता है जिस लक्ष्य पाने के लिए किए जाने वाला उपाय। तो लक्ष्य पाने के लिए अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उसके लिए जो भी आप उपाय कहते हैं उसको कहते हैं साधन। तो किस साधन से आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसी को कहा जाता है साधन। ठीक है, तो साधन है और भाषा कौशल है एक लक्ष्य जिसको हासिल करना है। तो साहित्य जिसके माध्यम से आप भाषा कौशल प्राप्त करेंगे, तो साहित्य हो गया यहाँ पे साधन, और साध्य हो गया यहाँ पे जिससे लक्ष्य पाना जिसे कहते हैं, जिसे लक्ष्य को पाया जाता है उसे कहते हैं यहाँ पे भाषा कौशल एक लक्ष्य है जिसे प्राप्त किया जाएगा। किताबें हम पढ़ेंगे तो साहित्य के माध्यम से ही भाषा कौशल को बढ़ावा मिलता है, पढ़ने की, समझ की, बोलने की, बात करने की सारी समझ जो है इसी के माध्यम से जो है डेवलप होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे साधन और साध्य का मतलब आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये एग्जाम में काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष आवश्यकता होता क्या है, ये वाले कौन से बच्चे होते हैं? तो ये बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। जैसे कि सामान्य बच्चे क्या होता है, सामान्य बच्चे जिनका IQ अच्छा होता है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सब रूप से अच्छे होते हैं। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे हो सकता है उनकी शारीरिक विकलांगता हो, वो कुछ थोड़े मानसिक विकलांग हो सकता है उनको आंखों से ना दिखता हो, थोड़ा हल्का दिखता हो, कम दिखता हो, सुनने में उनको दिक्कत हो, बोलने में उनको दिक्कत हो, बोलने में हकलाते हो। तो ऐसी चीज़ों में अगर हम आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चा पढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर इन बच्चों का भाषा का आकलन करते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे?
तो उन्हें प्रश्न संख्या के विशेष छूट मिलनी चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, या फिर उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो विशेष हैं बच्चे, थोड़े से ज़्यादा उनको अंक दे दीजिए, कोशिश करिए कि। तो ये भावना मतलब थोड़ा वो कि ऐसा कि अरे यार ये थोड़ा आंख से दिखता नहीं है या इसको तो इसको थोड़े नंबर दे देना, 1 2 4 नंबर ज़्यादा नहीं। तो उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल भी यहाँ पे सही आंसर है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर आप भाषा पढ़ा रहे हैं, शिक्षण का मतलब भाषा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, सुनने में अगर श्रवण कौशल में दिक्कत है, बच्चे को श्रवण कौशल सुनने में दिक्कत है, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा को अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पढ़ाइए, ताकि वो भी बच्चा गौर से, अगर उसको श्रवण है, सुनने में दिक्कत है, तो आप उसको सबसे पहली बात तो बेंच के आगे बैठा लिए, है ना, सबसे आगे बैठा लिए, ताकि वो बोर्ड साफ सुथरा तरीके से दिख सके। ठीक है, उसके बाद सुनने में दिक्कत है तो धीरे धीरे बोलिए, ताकि वो चीज़ों को समझ सके, है ना। तो ऐसा नहीं कि एकदम से बड़ बहुत तेजी तेजी बोलोगे तो समझ ना पाए, तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे बोलना है। तो ये कुछ जो है विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में मौजूद बहुभाषिता जो है, तो बहुभाषिता के संबंध में आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अब बहुभाषिता का मतलब है कि एक भाषा से अधिक भाषाओं वाले जो है एक क्लासरूम में बच्चों का होना। तो एक बच्चा जो है हिंदी बोलता है, दूसरा बच्चा इंग्लिश बोलता है, तीसरा बच्चा मराठी बोलता है, चौथा बच्चा जो है और कोई भाषा बोलता है, पंजाबी बोलता है, कोई कुछ भाषा बोलता है। तो ये है बहुभाषिता। तो ये बहुभाषिता है क्या? एक क्लासरूम में इस तरीके से बच्चों को जो है हम जटिल रूप में मानेंगे या चुनौती मानेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, टीचर के लिए चुनौती नहीं है, ये एक जो है पढ़ाई में बाधक के रूप में कार्य नहीं करता, ध्यान रखिएगा। भाषा शिक्षण में ये एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो यहाँ पे जो आंसर है याद रखिएगा ऑप्शन सी है। केवल बहुभाषिता एक संसाधन है जो है बच्चों को मोटिवेट करती है, बच्चों को सीखने में मदद करती है, बच्चों के अंदर तर्क शक्ति जो है डेवलप करती है। कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। तर्क शक्ति कैसे? बच्चों के अंदर वोकैब डेवलप होगी, बच्चों के में अंदर पढ़ने की रुचि होती है। आप ही देखिए, आपने अगर पढ़ने का आपको इंटरेस्ट है और आपके सामने एक आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और एक बच्चा आपने मान लीजिए कोई भी बात है और उस वर्ड का आप एक मीनिंग चाहते हैं कि मान लीजिए एक बिल्ली है। अब आप तो पता है कि बिल्ली को बिल्ली बोलते हैं, लेकिन आपने कहा बिल्ली को कैट भी बोलते हैं, तो CAT कैट होता है। तो एकदम से आपने कहा अरे वाह कैट भी होता है, तो कैट बता दिया। अब तमिल वाले ने बच्चे ने उसने कहा कि बिल्ली को हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। तो उसने एक और, तो इससे वर्ड वो नए नए सीखेगा, उसका वोकैब डेवलप होगा, वो चीज़ों के बारे में सोचेगा। तो इससे सांस्कृतिक माहौल भी डेवलप होगा, बच्चों एक दूसरे के प्रति प्रेम भी डेवलप होगा, तर्क शक्ति भी। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए इसको संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, ना कि जो है इसको जो है हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कई बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है, फिर से मैं करा रहा हूं। तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में क्या चीज सही है? तो व्याकरण शिक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही होगा इस क्वेश्चन का मूल उद्देश्य। तो व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी के अलग से जो है काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कह रहा है कि यह व्याकरण शिक्षण के लिए एक अलग जो है टाइम टेबल बना करके होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा जो है भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, नियमों को ही केवल महत्व देना चाहिए, मतलब है ना, भाषा का प्रयोग आए चाहे ना आए, लेकिन नियम पता होना चाहिए बच्चे को, है ना। अगर नियम जान भी जाएगा तो उसका प्रयोग करना अगर नहीं आएगा तो वो कैसे यूज़ करेगा, सेंटेंसेस को कैसे बनाएगा, कहाँ पे किस सेंटेंस को कैसे यूज़ करना है, कैसे, तो ये भी बिल्कुल भी गलत है। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, या बच्चे जो है परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ बच्चे स्वयं से भाषा के नियम नहीं बनाते, इसके लिए एक माध्यम चाहिए होता है ना, वो टीचर होता है, किताबें होती हैं, जिसके बाद जो बने बनाए नियम होता है उन्हीं को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होता है, जहाँ पे व्याकरण शिक्षण जो है आवश्यक है पढ़ाई में, भाषा शिक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो एक क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है कि जो है बच्चे को क्या आता है, कितना आता है, उसके साथ साथ जो है शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है, टीचिंग स्किल्स का भी, कि टीचर जो है किस तरीके के स्किल्स का यूज़ करके वो पढ़ाता है। तो यहाँ पे इसका भी यह विचार जो है किस तरीके से है, तो ये विचार पूरी तरीके से सही है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए है।
पढ़ाने के साथ साथ टीचर का भी आकलन होता है। इसलिए अक्सर देखिए अच्छे स्कूल में टीचरों का भी फीडबैक लिया जाता है कि ताकि बच्चों से पूछा जा सके कि ये इसने कैसे पढ़ाया है। अगर बच्चों ने कहा कि सर नहीं अच्छा पढ़ाते, वो बच्चों की बात नहीं सुनते, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक A4 साइज पेपर में जिसमें फीडबैक होता है कि टीचर जो है किस तरीके से आपके साथ डील करता है। तो उसमें अगर बच्चों ने रेटिंग दी, नंबर दिया, तो जो है उसी हिसाब से उसको जो है मतलब जो है स्कूल में रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, आकलन के लिए टीचर का फीडबैक लेना और ना प्रक्रियाओं को जानना भी सही है। तो ये पूर्णतः सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो प्रत्यक्ष विधि का क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष विधि का वही होता है जो हम आमने सामने जो है बैठ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो यही होता है प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पे देखिए मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है इसमें, या अर्जन, भाषा अर्जन, यहाँ पे भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। तो भाषा अर्जन क्या होता है? वातावरण में परस्पर अंतःक्रिया से भाषा अर्जन होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अर्जन होता है ना। ये एक स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, बोल करके सुन करके जो है भाषा को ग्रहण किया जाता है, सामाजिक रूप से जो है भाषा अर्जित की जाती है इसमें। तो यही सब चीज़ें होता है। तो भाषा अर्जन एक स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करता है, निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोम्स्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चे जो है भाषा सीखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि चोम्स्की ने जो है बच्चों के संदर्भ में ये कहा है कि बच्चों के अंदर भाषा अर्जन की या भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, भाषा अर्जन और भाषा सीखने की क्षमता बच्चों के अंदर जन्मजात होती है, ये कथन चोम्स्की का है। तो यहाँ पे देखिए भाषा अर्जन दिया है, चोम्स्की आएगा तो ये वर्ड भी आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? तो उद्देश्य क्या है जिसके स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? तो ये मूल उद्देश्य है व्याकरण का सीखना, भाषा का व्याकरण सीखना, ये उद्देश्य होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके उद्देश्य के कारण हमें नहीं सीखी जाती, बाकी सब इसके उद्देश्य के लिए हम भाषा सीखते हैं। जैसे जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, उनसे लोगों से कम्युनिकेट करना या मन की बात कहना और सुनना, इसके लिए भाषा जो है सीखी जाती है। अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना भाषा के माध्यम से, है ना। जब तक अपने आप मुख से बात नहीं कहेंगे, मुंह से बात नहीं करेंगे, वो अपनी आपको बात को कैसे समझेगा? तो इसलिए ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए भाषा का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल गलत है, ठीक। भाषा में जो है रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक जो है बेहतर उदाहरण है। तो रचनात्मक आकलन का हमें उदाहरण लेना है जिससे बच्चा जो है क्रिएटिव माइंडेड बने, क्रिएटिव टाइप का जो है। तो यहाँ देखिए किस तरीके, तो बच्चों को अपने खट्टे मीठे जो है अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुत लेख सुन, पहले जो है सुनने के लिए बोलना और फिर वो लिखने लगे, तो ये रचनात्मक आकलन का उदाहरण है। या प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, कोई प्रश्न बोल दिया तो ये रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। इकाई ये परीक्षा लेना, ये भी रटने की प्रक्रिया को, सूत्रलेख जो है नहीं होता। तो रचनात्मक आकलन का है कि देखिए हमने मान लीजिए बच्चों आए स्कूल, मतलब छुट्टियों से आए, है ना, हॉलीडे होकर के आए, स्कूल में पहली बार प्रवेश किए, तो हम बच्चों से कहेंगे कि बेटा आप जो है कहाँ कहाँ एक कॉपी पेन में लिखिए, कॉपी में लिखिए कि आप लोग जो है इस छुट्टी में कहाँ कहाँ घूमने गए और आपने क्या क्या देखा और आपने कितना मज़ा किया मनोरंजन में, आपने किस तरीके के जानवर देखे, किस तरीके का क्या चीज़ें देखी आपने, वो सब चीज़ों का वर्णन कीजिए। तो बच्चे जो अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहेंगे, इससे बच्चे के जो है हम समझ पाएंगे कि बच्चे का जो है भाषा कैसी है, भाषा शैली कैसी है, उसके में उसका जो है स्किल्स कैसे हैं, भाषा का प्रयोग कैसा करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें उससे पता चल जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या चीज़ें अनिवार्य हैं? तो समृद्ध भाषिक वातावरण का होना। तो देखिए भाषा शिक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा वातावरण हो जहाँ पे बच्चा जो है अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सके। अगर आप बच्चे को इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आपको वैसा ही जो है वातावरण देना पड़ेगा। स्कूल में टीचर ने तो इंग्लिश में बात करके भेज दिया घर, लेकिन अगले दिन जो है आप जो है घर में जो है बच्चे से वैसे ही बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो उससे जो है, तो इसलिए भाषा आप चाहते हैं, अगर आपका भाषा जो है अधिगम कर चाहते हैं, अर्जन करना चाहते हैं, टारगेट भाषा को सिखाना चाहते हैं, तो इसलिए भाषा का अच्छा वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। भाषा के विविध रूप से परिचित कराना, बिल्कुल भी। भाषा का विविध रूप क्या है? उसको लिखना, सुनना, पढ़ना, जानना, ये सब चीज़ें जो है भाषा के लिखित रूप से परिचित कराना होता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी परिचित करा दीजिए,
कि हिंदी भी भाषा होती है, इंग्लिश भी भाषा होती है, और जो अभी आपकी एक पर्सनल भाषा है जो आपके क्षेत्र में चलती है उस चीज़ से भी परिचित कराना चाहिए। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, तो भाषा के प्रयोग का होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे राइट है, ये भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। ठीक है। कीर्ति मैडम ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली शगुन की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके, देखिए यहाँ पे कीर्ति मैडम है जो एक जो है शगुन नाम की जो बच्ची है, उसकी भाषा क्षमता के संबंध में उसकी प्रगति का पूरा ब्यौरा जो है उसके पेरेंट्स को दिया है। ठीक है, एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड दिया है। तो कीर्ति मैडम ने डैश डैश के आधार पर यह जानकारी दी है। तो जब ब्यौरा देते हैं तो उसके रिपोर्ट का ब्यौरा दिया है, तो इसमें जो है उसकी ज़रूरी जानकारी होगी, है ना, उसकी अच्छाइयाँ भी होंगी कि पढ़ाई में क्या क्या अच्छा कर रही है, उसकी कुछ जो है निगेटिव बातें भी होंगी, कह सकते हैं कि बुराइयां भी होंगी, बुराई भी करी गई होगी कि सर ये पढ़ने में यहाँ पे अच्छी नहीं है, उन पे ध्यान दीजिए, है ना, ये रोज़ स्कूल में शैतानी करती है, ये मारपीट करती है, ये लड़का जो है गाली गलौज करता है या इस तरीके से हरकतें करता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो ये सारा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी होगा सही। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी पोर्टफोलियो शब्द का इस्तेमाल हो जाए वहाँ पोर्टफोलियो तुरंत जो है लॉक कर देना, क्योंकि आंसर मैक्सिमम 99.9% पोर्टफोलियो ही होगा। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। अगर हम एज अ टीचर जो है हम केवल किसी बच्चे का अवलोकन करें, ऑब्जर्व करें कि बच्चा कैसा कर रहा है, कैसा पढ़ रहा है, ये होता है अवलोकन करना, है ना। और रिपोर्ट क्रमिक प्रगति का ब्यौरा देना वो होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये बात डैश डैश है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अरे भाई, अगर मातृभाषा का प्रयोग करते हुए उसकी मातृभाषा हिंदी है और स्कूल में हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, मातृभाषा मान लीजिए उसकी मातृभाषा हिंदी है ना, तो स्कूल में वो हिंदी में ही बात करेगा, इंग्लिश में कहाँ से बात करेगा, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज ही नहीं है ना, तो वो हिंदी में। अगर इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में बात नहीं करेगा तो किस में बात करेगा, तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो जिस भाषा में उसकी सीखा है उसी भाषा में वो स्कूल में बात करेगा, क्लास में बात करेगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 2 साल के बच्चे जो है तार वाली भाषा जिसे कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो तार वाली भाषा का मूल अर्थ होता है 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तार वाली भाषा का मूल अर्थ होता है 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे देखते हैं तार के प्रयुक्त होने के यहाँ पे कुछ नहीं, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया आदि जो है 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति, यहाँ से आंसर हो गया ऑप्शन डी, टेलीग्राफिक स्पीच। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है, 1.5 से 2.5 साल उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर जो है उच्चारित द्विशब्दी का मतलब 2 शब्द वाले जो है अक्षर की बात हो रही है, उच्चारणों को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आंसर कराया है, इसे कहते हैं तार प्रेषित वाचन। देखिए यहाँ पे तार प्रेषित वाचन के लिए या 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति कह लीजिए इस तरीके से, जिसे कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच या तार वाली भाषा या फिर तार जो है प्रेषित वाचन कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। एक ही जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भाषा विकास की किस अवस्था में शिशु जो है लंबी तानों में व्यंजन स्वर संयोजन को दोहराते हैं। तो लंबी तानों में जो है व्यंजन स्वर को दोहराते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंसर है यहाँ पे बबलाना कहते हैं, बबलिंग कहते हैं। जैसे बहुत छोटा बच्चा जो होता है, कम उम्र का होता है, मतलब 6 महीने का, ऐसा उससे भी कम का होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा बबलाते हैं, इस तरीके से बात करते हैं ना। तो 2 शब्दों को की खागी खूखू कुछ भी ऐसे बात करते रहते हैं ना, तो इसी को कहते हैं बबलाना। याद रखिएगा बबलाना। और कूजन जो होता है, कूजन को ये होता है, ये 4 से 5 महीने के बाद का होता है। कूकने की आवाज़ निकालते हैं बच्चा जब आमतौर पे जब संतुष्ट होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। जब बच्चा संतुष्ट होगा तो किस तरीके की आवाज़ को निकालेगा, तो वो कहलाता है कूजन। याद रखिएगा कूजन कहलाता है। तो कूकने की या कूजन या कूकने की आवाज़ निकालता है जब वो बच्चा खुश होता है, संतुष्ट होता है, बच्चा बड़ा उछल कूद मचाता है, तो इस तरीके से कुकुआता है थोड़ा सा, है ना। और बबलाने में क्या होता है, शब्दों को बड़ा वो करता है, ममू ममू ऐसे ऐसे करता रहता है ना। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, आई गेस। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में छात्र विकास और साक्षरता विकास से क्या आशा है? पूर्व बाल्यावस्था का मतलब होता है जो कि बच्चा 2 से 6 वर्ष का होगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो इसमें बच्चे के भाषा विकास और साक्षरता विकास से क्या आशय है निकलता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर देखिए, तो दोनों एक ही अवधारणाएं हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। भाषा विकास अलग है और साक्षरता विकास अलग है। भाषा को समझना अलग होता है, भाषा को समझना ही भाषा विकास होता है। और लिखना पढ़ना जो है ये आता है कौशल में, तो ये साक्षरता विकास के अंतर्गत आता है। तो भाषा विकास ही जो है साक्षरता विकास का आधार प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा, भाषा विकास ही आधार प्रस्तुत करता है साक्षरता विकास में। तो ये दोनों एक ही अवधारणा है और दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो ये बिल्कुल भी कहना गलत होगा। दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं और आपस में कोई संबंध नहीं रह रखते। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया संबंध के रूप में भाषा विकास के माध्यम से ही, ये आधार के माध्यम से ही साक्षरता विकास को प्राप्त किया जाता है। तो दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकती हैं, तो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आंसर डी निकल के आता है। दो संबंधित अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है और सामान्य सा क्वेश्चन होने के बाद भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब मेरे ख्याल से 100% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बाल साहित्य। हमें बच्चे को बच्चों के इर्द गिर्द ही ऐसी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चा और बेहतर तरीके से सीख सके। जैसे चित्रण तकनीक का यूज़ करना चाहिए, भ्रमण तकनीक का यूज़ करना चाहिए, स्वयं से करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करनी चाहिए, सारी चीज़ें का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक मूल उद्देश्य होता है, वो क्या है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। तो आंसर होगा यहाँ पे ए, ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है कि सीखने की प्रक्रिया को समझना कि बच्चों को क्या आता है और कितना नहीं आता, ताकि उसको मूल्यांकन करने के बाद उसको प्रक्रिया को सुधार किया जा सके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाया जा सके, उपयुक्त तकनीकों को आजमाया जा सके ताकि वो और अच्छे बेहतर से याद कर सके, पढ़ सके, सीख सके। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। 25वां क्वेश्चन है, डैश डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री की दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है स्कीमा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखिएगा, स्कीमा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ। तो यहाँ जो भी इसको ज्ञान प्राप्त है उसी के में अगले पूर्व ज्ञान को अगले ज्ञान से जोड़ना और उसमें संशोधन करना, यही होता है। तो यहाँ पे जो पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े, मतलब पूर्व ज्ञान, अपने परिवेश का मतलब पूर्व ज्ञान से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य का सामग्री में दी गई जानकारी से जोड़ देना। तो पूर्व ज्ञान प्लस जो है अभी का ज्ञान है ना, न्यू ज्ञान, अभी का ज्ञान, उसको जोड़ना ही जो है स्कीमा कहलाता है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। और ये स्कीमा को किसने डिफाइन किया था? तो ये पियाजे ने डिफाइन किया था। याद रखिएगा, स्कीमा को डिफाइन किया था पियाजे ने। 26वां क्वेश्चन है, आदित्य जो है पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, इसका ये भाषिक व्यवहार दर्शाता है। तो जो है अगर एक बच्चा जो कि पढ़ने में जो है पढ़ाई करते हुए बार बार वाक्य जो है दोहराता है, तो ये क्या चीज़ का मतलब किस चीज़ का जो है रिलेशन है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जो आंसर है ये है वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। 26वां का जो है यहाँ पे ए आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। वो समझ के पढ़ रही, इसलिए वो शब्दों की पुनरावृत्ति कर रही, रिपीटेशन कर रही है बार बार शब्दों की। ठीक है, ना कि वो जो है वो उसको पढ़ना नहीं आता, ज़्यादा समय ले रही है। इस तरीके के जो है कोई भी ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है। 27वां क्वेश्चन, लिखित कार्य की जाँच में बच्चे की सहायता लेने से, आप मान लीजिए कोई होमवर्क है और उसकी जाँच कर रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चे की हेल्प लेंगे कि तुम भी आओ, ये देखो होमवर्क में क्या कमी है, जांच के बताओ कि क्या क्या कमियां हैं इसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे में किस रूप में सहायता पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे ये केवल पठन कौशल का अभ्यास, तो यहाँ पे केवल आ गया तो इसे तुरंत काट दो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर भी पॉजिटिव मांग रहा है,
तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि केवल जो है निगेटिव टर्म के अंतर्गत आता है, निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है, शब्दावलियों के अंतर्गत आता है। बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाएंगे या वह बच्चों को दूसरे की लिखी हुई सामग्री को, हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा और अवलोकन करने का मिलेगा, ऑब्जर्वेट कर सकेंगे, ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि कौन सा बच्चा किस तरीके से लैंग्वेज लिखता है, किस तरीके से डिज़ाइन से लिखता है, किस तरीके से उसकी हर चीज़ वो सीख पाएगा। तो यहाँ पे आंसर है ये बच्चों की सहायता लेने से यही हमें फायदा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाते हैं जो केवल जो है व्याकरणिक नियमों को जो है फॉलो करते हैं, तो केवल हटा दो। अत्यंत छोटे हो, ये भी हटा दो। यह सरल भाषा में प्रयुक्त हो, बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, ऐसे जो है पाठों को शामिल किया जाता है। बच्चों के परिवेश से हो या बाल साहित्य से जुड़े हो, ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारा अंग भी है, तो इसे क्या कहेंगे, तो ये बहुभाषिता हमारी जो है सभ्यता की पहचान है डैश डैश, और हमारी डैश डैश अंग है, तो हमारी संस्कृति का भी अंग है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ये बच्चे जो है गलत किए होंगे क्वेश्चन 101%, इसलिए इस चीज़ को जो है याद कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी सभ्यता की पहचान है, फिर संस्कृति की पहचान है, ना कि सभ्यता संस्कृति साहित्य है, या संस्कृति साहित्य, या साहित्य इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 30वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। कई बार जो है बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो या 2 या 3 भाषाओं को डैश डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो कई बार वो उनके बहुभाषी बच्चे होते हैं, उनको 2 भाषा से ज़्यादा आती है, मतलब एक भाषा से ज़्यादा उनको बोलना समझना आता है। तो यहाँ पे जो है कई बार 2 भाषाएं, 3 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो यहाँ पे जो है पढ़ने, रखने और लिखने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बच्चे जो है समझने की क्षमता से लैस होते हैं, 2 भाषाएं के संदर्भ में बात कही गई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें शेयर करिएगा। लाइक जो है 10 लाइक्स का टारगेट है, आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम डेली इसी प्रकार से लेकर के आएंगे आपको वीडियोस। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।